की बैठक आज गोपीकांदर प्रखंड के डाक बंगला में ये आयोजन एक दिवसीय आयोजन रखा गया, जिसमें गोपीकांदर प्रखंड के प्रखंड कमेटी का विस्तार किया गया, जिसमें हम लोगों ने प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड उपाध्यक्ष, प्रखंड सचिव, प्रखंड उप सचिव और प्रखंड कोषाध्यक्ष हम लोगों ने मनोनीत किया। प्रखंड अध्यक्ष के रूप में मदन राय को, प्रखंड उपाध्यक्ष के रूप में फ्रांसिस सोरेन जी को, प्रखंड सचिव के रूप में मनोज मुर्मू जी को, प्रखंड कोषाध्यक्ष के रूप में मोतीलाल टुडू जी को और प्रखंड उप सचिव के रूप में विनय विल्सन मरांडी जी को हम तहे दिल से जेएलकेएम पार्टी में इन लोगों का स्वागत करते हैं। क्योंकि मैं जेएलकेएम पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष हूं दुमका का, और उसके साथ साथ मैं केंद्रीय समन्वय समिति का सदस्य भी हूँ, क्योंकि हमको केंद्र का प्रभार भी दिया गया है। सिर्फ जिला अध्यक्ष ही हम नहीं है, केंद्र का भी। तो समन्वय का मतलब होता है सामंजस्य स्थापित करना, तालमेल बैठाना, उसी को तो समन्वय बोलते हैं हम लोग। तो जैसे कि मेरे छोटे भाई मास बास्की जी ये पूर्व से ही हमको बोल रहे थे कि भैया आप प्रखंड कमेटी का विस्तार कब कीजिएगा, क्योंकि आप सबको जानते हैं कि दुमका जिला में 10 प्रखंड है और उस 10 प्रखंड में गोपीकांदर भी हम लोग का प्रखंड है, लेकिन यहाँ जो है हम लोग का पंचायतों की संख्या सिर्फ हम लोग का 7 है। मैंने अगर देखा जाए गोपीकांदर प्रखंड जो है सबसे छोटा प्रखंड, सिर्फ 7 पंचायत, लेकिन सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से, जैसे कि मनोज मुर्मू जी बोले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बहुत बड़ा है। तो यहाँ आके हमको बहुत गौरवित महसूस हुआ कि आप लोग शुरू से हमारा इंतजार कर रहे हैं कि मेरा जिलाध्यक्ष कब आएंगे। तो आप लोगों से थोड़ा सा हम माफी चाहेंगे कि थोड़ा सा आने में विलम्ब हुआ, लेकिन आए, क्योंकि हमारा काम था आना, किसी भी तरह से प्रखंड कमेटी का यहाँ विस्तार करना था, और आज हमने प्रखंड कमेटी का विस्तार किया। इसके लिए मैं प्रखंड जिला कमेटी के हमारे जिला संगठन महामंत्री प्रदीप राय जी, हमारे बड़े भाई शिकारीपड़ा प्रखंड के पूर्व आपका प्रत्याशी जेबीएम के प्रत्याशी राजेश मुर्मू जी, अब पूर्व में जीत सदस्य भी थे, और हमारे भगत जी और हमारे काटेपुन प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष इमाम जी, हमारे जिला कमेटी सदस्य आपका आलम जी, और यह तमाम जितने साथी हैं, और हमारे शिकारी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष रंजीत वर्मा जी, जितने भी लोग हैं, आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसीलिए अब तहे दिल से आप लोग का स्वागत करते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसके केंद्रीय अध्यक्ष हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी हैं, और भी वर्तमान में डुमरी विधानसभा के विधायक हैं। भले ही हम लोग एक सीट से ही चुनाव जीते हैं, लेकिन टाइगर जयराम महतो 81 विधानसभा में अपना उपस्थिति दर्ज किए। हम लोग 81 विधायक के ऊपर, 80 विधायक के ऊपर भारी पड़ गए। अभी सबसे ज्यादा सवाल अगर विधानसभा में कोई अगर कर रहा है तो वो हम लोग का टाइगर जयराम महतो कर रहा है। सरकार को सबसे ज्यादा कोई सवाल कर रहा है तो अभी टाइगर जयराम महतो ही कर रहा है। मतलब एक तरह से बोला जाए विपक्ष का सारा रोल अभी टाइगर जयराम महतो ही कर रहे हैं। जब विपक्ष में के बैठे हैं, अभी बीजेपी बैठे हुए हैं, और बीजेपी में कौन? हमारे बाबूलाल मरांडी, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, आप सबको जानते हैं। तो हम लोग का जो ये पार्टी है, ये संघर्ष का पार्टी है, संघर्ष से उपजा हुआ पार्टी है। ये पहले हम लोग का पार्टी नहीं था, पहले ये संगठन था। भाषाई आंदोलन जो चल रहा था हम लोग का, मगही, भोजपुरी, अंगिका, इसका पुरजोर विरोध किए थे तो टाइगर जयराम महतो ही किए थे। वहीं से उपजा हुआ पार्टी है। जयराम महतो भी एक साधारण परिवार से उठ के आए थे। वो भी कभी लाइफ में नहीं सोचे थे कि हम एक दिन विधायक बनेंगे।
लेकिन होता है ना, किसका किस्मत में क्या लिखा है ये कहना मुश्किल है। कौन क्या बनेगा ये आप खुद नहीं जानते हैं, ये आपका तकदीर तय करती है कि आप क्या बनिएगा। इसीलिए इंसान को हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। हो सकता है आप किस मुकाम में पहुंच जाए। आज इसका जीता जागता उदाहरण टाइगर जयराम महतो जी है, जो कि हमारे धनबाद जिला के मानटाड़ गांव से और बहुत ही गरीब परिवार से, हम तो उसका मकान भी देख के आए हैं, मिट्टी का मकान, बहुत साधारण परिवार का लड़का, और अंग्रेजी विषय में एमए पास, अभी फिलहाल वो पीएचडी भी कर रहे हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। अब पीएचडी कुछ दिन में उनका कंप्लीट भी हो जाएगा। तो शिक्षा बहुत बड़ा हथियार होता है। ये हमारे संविधान के जो निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो भी बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षित होना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। अगर आप जब तक शिक्षित नहीं बनिएगा, आपका हक और अधिकार को आप नहीं पहचान पाइएगा। आपका क्या हक है, क्या अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार क्या है, आपका मौलिक कर्तव्य क्या है, आप नहीं जान पाइएगा। आपका फंडामेंटल राइट्स क्या है, आप नहीं जान पाइएगा। तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। नौकरी कीजिए नहीं कीजिए बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आप शिक्षित बनिए। तो आप तमाम कार्यकर्ताओं से हम ये गुजारिश करेंगे कि आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, सब तो बिजनेस तो नहीं कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जिस क्लास में भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई कीजिए, डिग्री लीजिए, तभी आप अपना हक अधिकार को पहचान पाइए। दूसरी बात है, आज जो स्थिति आप देख रहे हैं पूरे झारखंड राज्य में 24 जिला है, सबको पता है, 5 प्रमंडल है, अनुमंडलों की संख्या 45 है, प्रखंडों की संख्या 264 है, और झारखंड की कुल जनसंख्या जो है लगभग 3.5 करोड़ है, लगभग। और लोकसभा में सीटों की संख्या 14 है और विधानसभा में सीटों की संख्या 81 है। ये सब कोई आपको जानते हैं। और गांवों की जो संख्या है, पूरे झारखंड का हम बात कर रहे हैं, पूरे झारखंड में गांवों की संख्या कितना है? 32,615। शायद आप लोग को जानकारी में हो कि नहीं हो, आप नहीं जानते हैं। 32,615 कुल गांवों की संख्या। और पंचायतों की संख्या जो है ये है आपका 4,345 के लगभग है। तो 3.5 करोड़ का जो जनसंख्या है, और झारखंड राज्य कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड राज्य अलग हुआ। तो झारखंड राज्य अलग होने के बाद कितना साल हुआ? 24-25 साल हो गया। तो इस 24-25 साल में बीजेपी लोगों ने शासन किया, 18 साल बीजेपी लोगों ने शासन किया। 18 साल तक जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने बीजेपी से? बाबूलाल मरांडी बने ना प्रथम मुख्यमंत्री। और इसके बाद मधु कोड़ा भी निर्दलीय मुख्यमंत्री बने, शिबू सोरेन भी मुख्यमंत्री बने, अर्जुन मुंडा भी 2 बार मुख्यमंत्री बने, बाबूलाल भी मुख्यमंत्री बने, अभी वर्तमान में आपका हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो इतने मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन झारखंड की समस्या जस का तस है। अभी भी लोग यहाँ क्या है, रोज हर साल लोग ग्रेजुएशन कर रहा है, एमए कर रहा है, आईटीआई कर रहा है, पॉलिटेक्निक कर रहा है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यहाँ लोग शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार है। ये बहुत बड़ा विडंबना है झारखंड सरकार के लिए, हेमंत सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस बेरोजगारी को दूर कैसे कीजिएगा। आज गरीब परिवार का लड़का लोग कितना मुश्किल से पढ़ाई कर रहा है, उसके माँ बाप लोग बकरी बेच करके, जमीन बेच करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। क्या स्थिति है झारखंड का? लेकिन उसमें रोजगार चंद लोगों को ही रोजगार मिलता है, क्योंकि यह सीट भी बहुत कम निकलता है। सरकारी सीट अगर देखिएगा सीटों की संख्या कम रहती है, लेकिन यह शिक्षित लोग का यह अंबार है। और जिस हिसाब से यहाँ जो एग्जाम हो रहा है, जेपीएससी का एग्जाम हुआ, लेकिन उसमें भी आप देखिएगा क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। जेसीसी का एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। सीजीएल का एग्जाम हुआ, ले लीजिएगा, सीजीएल के एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर लीक हो गया।
अभी वर्तमान में देख लीजिएगा जेक परीक्षा, जो मैट्रिक है जो परीक्षा होगा जेक परीक्षा, उसमें विज्ञान पेपर का क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, हिंदी पेपर का हिंदी विषय का आपका क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। तो इसको दोषी किसको मानिएगा? दोषी किसको मानिएगा? यहाँ का हेमंत सरकार को मानिएगा। आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप इस राज्य के मुखिया हैं, आपको तय करना है कि यहाँ के जो शिक्षित बेरोजगार लोग जो है आज जो रोड में भटक रहा है, आपको उसको मुख्य धारा में जोड़ना है, रोजगार के लिए इसको जोड़ना है। लेकिन आज लोग भटक रहे हैं, तो लास्ट में क्या होगा? वो लोग गलत दिशा में चले जाएंगे। वो लोग क्या बन जाएंगे? नक्सलवादी बन जाएंगे, आतंकवादी बन जाएंगे, और वो बंदूक उठाएंगे, सबसे पहले नेताओं को गोली मार। यही हो आज स्थिति ये है। झारखंड की स्थिति देख लीजिएगा, पलायन हो रहा है। लोग पलायन का मुद्दा बहुत खराब है, देख रहे हैं। लोगों का जमीन है, हम लोग आदिवासी लोग का कितना जमीन पड़ा हुआ है, 50 बीघा 55 बीघा 100 बीघा तक जमीन, फिर भी लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। पलायन कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, रोजगार के लिए 5,000 10,000 के लिए। अरे भाई, आपका यहाँ 50-55 बीघा जमीन पड़ा हुआ है, आप खेती कीजिए ना भाई। इसमें अपना जमीन जगह छोड़ करके आप पलायन कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेदारी कौन है? यहाँ का हेमंत सरकार। आज देखिएगा, स्वास्थ्य की स्थिति देख लीजिएगा। स्वास्थ्य की स्थिति इतना नाजुक है, इतना खराब है। कोई स्वास्थ्य केंद्र जाइएगा, वहां डॉक्टर नहीं। स्वास्थ्य केंद्र में वहां पर आपका स्वास्थ्य कर्मचारी लोग उपस्थित नहीं, वहां पर आपको दवाई नहीं मिलेगा। तो मरीज को अगर दवाई नहीं मिलेगा तो उसका समय से पहले मृत्यु हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो इसका सुधि लेने वाला कौन? इस पर भी सरकार को मंथन करना चाहिए। आप स्वास्थ्य विभाग को सुदृढ़ कीजिए। बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। स्वस्थ ही सबसे बड़ा धन होता है। अगर आपका स्वस्थ नहीं है तो आप उससे बढ़कर दुनिया कोई धन नहीं। आप शिक्षा की स्थिति देख लीजिएगा। शिक्षा की स्थिति क्या है? देखिए, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। बाहरी लोग हम लोग का नौकरी को ले रहा है। बाहरी लोग, बिहार के लोग, असम के लोग, उड़ीसा के लोग यहाँ घुस करके यहाँ को सरकारी नौकरी ले रहा है। 30 लाख 35 लाख 40 लाख 50 लाख दे करके सरकारी नौकरी ले रहा है, और यहाँ का बेरोजगार लोग ऐसे बेकार पड़े हुए। क्योंकि हम लोग गरीब हैं, हम लोग पास उतना पैसा नहीं है कि हम लोग 35-40 लाख रुपया दे करके सरकारी नौकरी लें। हम लोग का एक ही है कि हम लोग को पढ़ लिख के नौकरी लेना होगा। अब उसके लिए मेहनत करना होगा, पढ़ाई करना होगा, तभी ना कंपटीशन फेस कर पाइएगा। जेपीएससी क्वालिफाई कैसे कीजिएगा? पढ़िएगा तब ना क्वालिफाई कर पाइएगा। तो यह स्थिति बहुत खराब है। तो पहले हम लोग जेएमएम और बीजेपी को हम लोग वोट देते हैं, लेकिन अब तीसरा विकल्प आ चुका है। हम लोग का झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ये तीसरा विकल्प के रूप में आ चुका है। इसके लिए हम तहे दिल से टाइगर जयराम महतो को धन्यवाद देते हैं। और अभी जो स्थिति है 1932 का खतियान, ये खुद घोषणा पत्र में जेएमएम ने खुद बोला था कि 1932 खतियान के आधार पर हम लोग स्थानीयता नीति बनाएंगे, लेकिन अभी तक 1932 खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति यहाँ बन नहीं पाया। ठोस नियोजन नीति बन नहीं पाया। 60-40 नियोजन नीति जो बना था उसका हम लोग पुरजोर विरोध किया था। हम लोगों ने फूलो जानो चौक पर घेराव डाला था, धरना में बैठ गए थे हम लोग। तो 60-40 नियोजन नीति को हम लोग चलने नहीं देंगे। अब 60 में किसको रखे हैं, 40 में किसको रखे हैं? 60 में मतलब यहाँ के लोकल लोगों को रखे हैं, और 40 में क्या बाहरी लोगों को रखे हैं। आप अदर स्टेट में जाइएगा, आपको सिर्फ वहाँ 1% आपको मिलेगा नौकरी करने के लिए, सिर्फ 1%, और आप बाहरी लोगों को यहाँ 40% दे रहे हैं नौकरी करने के लिए। तो ये सरकार की बहुत बड़ी भूल है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आने वाले समय में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसके केंद्रीय अध्यक्ष जो हमारे सुप्रीमो हैं टाइगर जयराम महतो, ये एक ऐसे झारखंड की ऐसी स्थिति पर ये उपज उनका हुआ है कि झारखंड की स्थिति बहुत खराब है। लोग त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं। आज देखिएगा कि रांची में हाल फिलहाल में गोलीकांड हुआ,
रांची में कांके रोड पे, कांके चौक पे टाइगर अनिल महतो का गोली मारकर हत्या हो जाता है। बोलिए, रांची राजधानी है, राजधानी में बोलिए गोलीकांड हो रहा है, खुलेआम वहां जो है अपराधी लोग गोली तड़ के गोली चला रहा है। और सरकार क्या कर रही है? मौन धारण बन के बैठी हुई है। सरकार चुपचाप है, उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन जो है वो लोग भी चुपचाप है। उस दिन बजट सत्र चल रहा था, बजट सत्र में 81 विधायक लोग उपस्थित थे रांची में, इसके बावजूद भी वहां पर गोलीकांड हो रहा है। तो सबसे पहले वहां जो प्रोटेस्ट किए हम लोग, सबसे पहले हम लोग जेएलके पार्टी लोग प्रोटेस्ट किए थे, जिसमें हमारे जेएलके के वरीय उपाध्यक्ष देवनाथ महतो जी, बेचारा उसको पुलिस के द्वारा डंडा से पीट के साला गाड़ी में उसको गाड़ी बैठा कर उसको ले जाया। क्या मतलब है भाई? पुलिस प्रशासन का यही रवैया है? जो कांड किया है, जो गोली मारा तो उसको पकड़ नहीं पा रहा है। आप जो जनता के हित के लिए, जनता के न्याय के लिए कोई लड़ रहा है, आप उसको पकड़ के जबरदस्ती आप उसको खेल के उसको ले जा रहे थे, तो क्या मतलब है? पुलिस प्रशासन को भी हम ये बोलना चाह रहे हैं कि उस दिन हमारे डीजीपी क्या कर रहे थे? डीजीपी इतना बड़ा, डीजीपी का जो पोस्ट होता है वो प्रशासनिक पद होता है, राज्य का पुलिस प्रशासन का सबसे सर्वोच्च पद माना जाता है डीजीपी। तो डीजीपी साहब क्या कर रहे थे? हमारे अनुराग गुप्ता जी क्या कर रहे थे? हमारे वहां रांची के एसएसपी साहब क्या कर रहे थे? वहां के डीआईजी क्या कर रहे थे? वहां के एसपी क्या कर रहे थे? वहां के पुलिस प्रशासन क्या कर रहे थे? जिस थाना में गोली हुआ वहां का कैमरा भी खराब है, तो थाना प्रभारी को फोकस करना चाहिए। आपके थाना में सीसीटीवी कैमरा खराब पड़ा हुआ है, तो आप जो कांड कर रहा है, जो गोली चला रहा है, कैसे पकड़िएगा? अगर कैमरा सही रहता तो आप कम से कम फुटेज तो आता, फुटेज आता तो उसको आप अरेस्ट भी कर सकते थे। लेकिन पुलिस प्रशासन का रवैया जस करता। पुलिस प्रशासन की स्थिति इतना खराब है झारखंड में, इतना खराब है, अभी देखिएगा आप लोग कि पुलिस क्या कर रही है। अभी कोयला तस्करी, बालू तस्करी, पत्थर तस्करी, यही सब में लिप्त है कि कमीशन कहां से आएगा। पुलिस सिर्फ कमीशन लेने के लिए बैठी हुई है। आज पुलिस प्रशासन जो है, क्राइम कैसे नियंत्रण होगा, क्राइम को कैसे रोका जाएगा, इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन सिर्फ अभी कमीशन खाने में खाली बैठी है। इतना खराब स्थिति है झारखंड का। अभी झारखंड में कोई सुरक्षित नहीं है। कोई भी व्यक्ति कभी भी मारा जा सकता है, किसी भी वक्त मारा जा सकता है। तो इसका सुधि लेने वाला कौन है? झारखंड सरकार को होना चाहिए। इसीलिए आप लोग को हम बोलते हैं, आपको खुद सुरक्षित रहना होगा, क्योंकि पार्टी से आप लोग जुड़ गए हैं। हर एक पल में आप सचेत रहना होगा। और इसके साथ साथ बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड।